जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, मैंने 6:40 लिखा हुआ है क्लास का टाइम, ये इसीलिए लिखा है कि अब मगरिब की नमाज का टाइम जो है ना वो पहले हो गया है। तो नमाज पढ़ के हम तो स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने तो पढ़ ली है नमाज। होपफुली आप सबने भी क्लास नमाज जो है वो पढ़ ली होगी। तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, चलें जल्दी से पढ़ लें फिर। टेक 5 मिनट्स मोर। फिर मैं 5 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। जल्दी से आ जाए नमाज पढ़ के। सो जिन लोगों ने नमाज पढ़नी है वो जल्दी से पढ़ लें और पढ़ के आ जाए। ऑल राइट जनाब, आइए जनाब, लेट्स डू इट। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो अब टाइम चूँकि हमारा इस तरह का हो गया कि नमाज का टाइम बिल्कुल हो जाता है जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम इंशाल्लाह आफ्टर 10 मिनट जो है मगरिब की नमाज के बाद क्लास स्टार्ट करेंगे कल भी में। अच्छा जी, तो हमने लास्ट टाइम आई से 510 देखा, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट की डेफिनेशन देखी, और हमने ये देखा कि ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर भी हमारा डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाता है जब भी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होगी। अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो आई से 510 अप्लाई नहीं होता। बट इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब या तो हम फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं या उस एंटिटी का फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रहा है। ये दोनों चीज़ें फॉल करती हैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। So when we are appointed to do an audit and that audit or engagement is initial audit, then we are to face with special type of detection risk, namely ISA 510. We need to comply with the requirement of ISA 510. And simply speaking, ISA 510 requirements are 3 and 3, है ना? 3 and 3 बहुत आसान था कि लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेज हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड। लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं वो काउंटिंग पॉलिसीज जो कि सही होनी चाहिए, IS2 IS16 उसके मुताबिक ही बने हैं। एंड लास्ट परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। लास्ट ईयर की फाइल देख ली ओपनिंग बैलेंसेज के बारे में अगर अवेलेबल है, नहीं है तो कुछ चीज़ें आपको करंट ईयर ऑडिट के अंदर ऑटोमेटिकली पता चल रही होंगी, और ये दोनों चीज़ों से काम नहीं हो रहा, देन यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस but to perform specific procedures on opening balances that you want to verify and you have some doubt, and of course if they are material. तो फिर हम देखेंगे अगर हमें वो ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नजर आ जाए, मैनेजमेंट इज नॉट विलिंग टू मेक चेंजेस, तो फिर हम अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर देंगे, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। और अगर ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में कहीं भी हमें कोई एविडेंस आई और हमें नहीं मिल रहा फॉर वट एवर रीजन, तो लिमिटेशन अराइज हो जाएगी। और लिमिटेशन के केस में फिर हमने दो इलस्ट्रेशन देखी, इलस्ट्रेशन 1 और 2। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा कि स्प्लिट ओपिनियन का, कि वी कैन हैव मल्टीपल ओपिनियन on one set of financial statements. So multiple opinion on one set of financial statements. और रूटीन में तो ओपिनियन है कि आप होल सेट ऑफ फाइनेंशियल्स पे आपका एक ही ओपिनियन होता है, जो कि यूजुअली हम करते हैं, प्रैक्टिस में भी ये होता है। बट 510 ने हमें एक चॉइस दी, और 510 के अंदर जो स्प्लिट ओपिनियन है, इसको 510 के सिचुएशन के हिसाब से ही बस हमने यहीं तक रखना है, इसको और ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड एक्सपैंड नहीं करना। हमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होना कि और कहाँ कहाँ हम स्प्लिट ओपिनियन दे सकते हैं। जहाँ स्टैंडर्ड ने एग्जाम्पल बना के दिखाई है, बस हम उसको उसी सिचुएशन में लिमिटेड रखेंगे जो एग्जांपल यहाँ पे दी थी कि हमारी फ्रेश अपॉइंटमेंट हुई है और हम इस साल का जो ओपनिंग बैलेंसेस है इन्वेंट्री का या लास्ट ईयर का क्लोजिंग हम नहीं कर सके, तो हमने स्प्लिट ओपिनियन को यूज़ करना सीखा। आज इसी का जो दूसरा रेलेवेंट स्टैंडर्ड है, रिलेटेड है, वो IS से 710। और 710 जो है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट कंसेप्चुअल स्टैंडर्ड, जिसके ऊपर अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स भी जो हैं वो प्रॉपरली क्लैरिफाइड नहीं हैं कि भाई कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स क्या होती हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल्स क्या हैं, एग्ज़ाम में फिर हमें क्या जूम करना है, कैसे लिखना है, क्या चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा आज कंसंट्रेशन की ज़रूरत है।
तो ऑल्दो मैंने अपने एजेंडा में लिखा है ISA 560, बट आई एम इन नो हरी टू स्टार्ट सब्सिक्वेंट इवेंट्स ISA 560. आई वोंट रश टू 710 में, बड़े आराम से बड़ी देर में, भले आज हमारी पूरी क्लास जो है वो 710 पे ही लग जाए, अगर ये समझ आ जाए तो टाइम वेल इन्वेस्टेड. तो आपकी बहुत ज़्यादा थोरो जो है वो इनपुट और कंसंट्रेशन जो है मुझे उसमें चाहिए. अच्छा जी, सो 710 बेसिकली हमें आज फेस ये करना पड़ रहा है कि एज पर ISA 710 हम बात ये करना चाह रहे हैं कि सपोज हम ऑडिट कर रहे हैं आज 2019 का, और यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं, और इसके साथ ही आपको पता है 2018 की भी फिगर्स लगी होती हैं. तो सवाल ये है कि ये 2018 को हम क्या कहें. एज पर ISA 710 ये जो 2018 की फिगर्स हमने 2019 के ऑडिट के साथ हम लगा रहे हैं, एज पर ISA 710 इसकी जो जर्नल टर्म है वो है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. तो जो हमने 2019 के साथ 2018 की फिगर्स लगाई हैं या 2018 को डिस्प्ले किया है, दिस इज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. एंड एज पर ISA 710 comparative information is of two types. Either we are going to call this comparative information corresponding figures, या हम 2018 को कहेंगे ये हैं comparative financial statements. तो या तो होंगी ये corresponding figures या ये होंगी comparative financial statements. So ये ISA 710 talks about not current year financial, current year audit, current year opinion, but last year. It deals with comparative information, and comparative information can either be corresponding figures or comparative financial statements. अच्छा जी, तो इसके लिए हम ये देखेंगे ISA 710 की मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं डायग्राम, हम लास्ट वीक ही शेयर कर चुके थे. पहले मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी से ज़रा स्टैंडर्ड और उसके जो एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ हैं ज़रा वो मार्क करके फ्री हो जाएं, और फिर हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. तो आइए, मेक योर पेंसिल्स एंड हाईलाइटर्स रेडी. हम इम्पोर्टेंट जो हैं वो पैराग्राफ्स और उसके साथ एप्लीकेशन और एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ को भी मार्क करेंगे. अच्छा जी, हाँ जी, मैं ये फर्स्ट डायग्राम है. अभी मैं वापस भी आ रहा हूँ, यहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं. ओके, तो जनाब पैराग्राफ 1, इसमें कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडेंस और उसको ये भी मार्क करेंगे. नंबर 2, नंबर 3, अभी हम 3 पे दोबारा भी आएंगे. एसेंशियल ऑडिट रिपोर्टिंग डिफरेंसेस ऊपर आएंगे भी हम. नंबर 3 के बाद हम बात करेंगे नंबर 6. डेफिनेशन होंगी इसमें कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसके बाद फिर नेक्स्ट शुरू होता है कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के ऊपर कुछ बात होगी. इसके अंदर आप मार्क करेंगे पैराग्राफ 10, 11, 11B के साथ A3 से लेके A5, पैराग्राफ 12, 12 के साथ A6,
छोटा सा स्टैंडर्ड है, ऑलमोस्ट सारे ही पैराग्राफ आपको लगेगा कि मार्क हो रहे हैं। पैराग्राफ 13, 14 के साथ A8, 13, 14 और 14 के साथ A8। इसके बाद फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट शुरू हो जाएंगी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और इसमें हम बात करेंगे पैरा 15 विद A9 एंड A10, पैराग्राफ 16, पैराग्राफ 17, में ही ये है unless paragraph 18 with A12 and paragraph 19 with A13. So this needs to be marked first, और हम आएंगे इन पैराग्राफ्स के साथ साथ अपने हमें। ओके, सो ये हमने स्टार्ट की, किक ऑफ किया कि इस स्टैंडर्ड में हम फोकस्ड हैं 2019 के ऑडिट पे नहीं, 2018 जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, तो इसको या हम कॉरस्पॉन्डिंग फिगर कहेंगे या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहेंगे। अच्छा, $1 billion क्वेश्चन के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनोलॉजीज, एंड आवर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिपेंड अपॉन whether these comparative information are called corresponding figure or comparative financial statements। तो आइए पहले ज़रा इनकी थोड़ी सी जो है डिटेल्स देखते हैं स्टैंडर्ड से। पहली बात तो ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स हों, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हों, इनमें मेजर डिफरेंस ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ, बाकी बातें फिर बाद में करते हैं। ये पैराग्राफ 3, essential audit reporting differences between the approaches are: for corresponding figures, auditor's opinion on the financial statements refers to the current period only, whereas for comparative financial statements, auditor's opinion refers to each इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। एट द आउटसेट एक बात और क्लियर करते हैं, इट इज़ नॉट अप टू द ऑडिटर, नॉट अप टू द कंपनी और अप टू द स्टैंडर्ड कि हम 2019 के साथ जो 18 है उसको क्या कहें। इट इज़ अप टू द रेगुलेटर ऑफ द कंट्री। द रेगुलेटर ऑफ द कंट्री इज गोइंग टू डिसाइड एंड डिक्लेयर कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे कंट्री में बनेंगी उसमें 2019 का अगर आप ऑडिट कर रहे हैं, कंपनी 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, तो 2018 क्या है। मसलन पाकिस्तान में SECP टेल्स अस कि भाई 2018 जो है वो है कॉरस्पॉन्डिंग फिगर सेटल्ड। SECP ने कह दी है 2019 के साथ जो 2018 की आप जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगी कंपनी, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स इन आवर कंट्री। यूएस में चले जाएं, यूएस के अंदर जो यूएस का SEC है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उन्होंने कह दिया है कि भाई हमारे मुल्क में 2019 की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जो 2018 की कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इसको कहा जाएगा ये है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब दोनों में फिर फर्क क्या है? अगेन इट इज अप टू द रेगुलेटर कि वो डिसाइड करेगा
कि कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स में कितनी डिटेल्स देनी है, ज़्यादा डिटेल्स होंगी, कम होंगी, या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज़्यादा होगी, कम होगी। मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये आपको बताने लगा हूँ। हो सकता है पाकिस्तान में और यूएस में जो भी हम 2019 के ऑडिट के साथ 2018 की जो भी फिगर्स और डिटेल्स दे रहे हैं, हो सकता है दोनों सेम, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हो, कोई फर्क ना हो 2018 की जो हम डिटेल दे रहे हैं। बट स्टिल पाकिस्तान में कहा जाएगा ये 2018 की जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है ये कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स हैं, और यूएस के अंदर कहा जाएगा ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। लेवल ऑफ डिटेल में फर्क हो सकता है, बट मैं कह रहा हूँ कि वो सेम भी हो सकती हैं। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कुछ लोग कहते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा डिटेल्ड होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर लेस डिटेल्ड होती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑल्दो जब मैंने आपको एक मार्कर आया पैराग्राफ 6, जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन में, तो यहाँ पे वो जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है उसकी थोड़ी सी बात हो रही है। The level of information included in those comparative is comparable with that of financial statement of current period. Level of detail presented corresponding figure is dictated primarily by reference. तो जो जर्नल कॉन्सेप्ट है उसको स्टैंडर्ड ने इंटैक्ट जरूर रखा है कि कॉरस्पॉन्डिंग फिगर, यानी अगर मैं एक आपसे जनरल बात पूछूं कि आप मुझे बताएं, मैंने हाईलाइट भी किया यहाँ पे, ये देखें, आपके ख्याल में फिगर्स ज़्यादा बड़ी चीज़ है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ी चीज़ है? यानी अगर मैं कहूँ ये कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स हैं और ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल, ज़्यादा बड़ी चीज़ का तासुर किस चीज़ में आता है? ऑब्वियसली बिल्कुल सही कह रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक चीज़ के बड़े होने का, उसके वैल्यूएबल होने का ज़्यादा एहसास होता है एज कम्पेयर टू फिगर्स, और शायद ऐसा है भी, बट स्टिल आई एम एम्फसाइजिंग कि भी दोनों की डिटेल सेम हो सकती हैं, हम उनको जो मर्जी कहते हैं। हमारे लिए जो डिफरेंस है वो कुछ और है। ये नहीं है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग फिगर है और ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो इसमें ज़्यादा चेक करना है। हमें तो देखना है कि एज पर आईएसए कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के लिए हमने क्या काम करना है, और कंपैरेटिव, यानी पाकिस्तान में कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स ही होंगी, सेटल्ड बात है। यूएस के अंदर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही कहलाई जाएंगी। ठीक हो गया। अब फिर फर्क क्या है? फर्क, ये सारी मुसीबत, सारी परेशानी ऑडिटर के लिए है, और ये बात या जो पैराग्राफ 3 हम पढ़ रहे थे इसके अंदर लिखी गई है, यहाँ से बात सारी क्लियर हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर आज तकरीबन हमने जो भी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी है, हम अपने ओपिनियन पैराग्राफ में सिर्फ ये कहते हैं, कि हम जो ओपिनियन दे रहे होते हैं वो करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे दे रहे होते हैं। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, दिस गोज विदाउट सेइंग। आपके ख्याल में 2019 क्या है? यानी अगर 2018 या कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स हो सकता है या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है। 2019 आपको क्या लगता है, इसको हम क्या कहें? करंट ईयर क्या है? करंट ईयर फाइनेंशियल या करंट ईयर फिगर्स? आप क्या बिल्कुल सही रहे, करंट ईयर तो है, पर ये क्या है? हाँ, यस। तो चाहे पाकिस्तान हो चाहे यूएस हो, करंट ईयर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। 2018 कॉरस्पॉन्डिंग फिगर भी हो सकती है और 2018 कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हो सकती है। ठीक है, बट 2019 जहां मर्जी जाएंगे करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही कहलाया जाएगा। और ये याद रखना है 2019 का जो ऑडिटर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने लगा हूँ, 2019 का जो ऑडिटर है उसने ऑडिट सिर्फ करंट ईयर का करना है। हम ऑडिट सिर्फ करंट ईयर का करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये आईएएस 510 में हमें ओपनिंग बैलेंसेस भी देखने पड़ते हैं, वो भी ओपनिंग बैलेंसेस एज पार्ट ऑफ करंट ईयर ही हम देख रहे होते हैं। इसलिए नहीं देख रहे कि हमने लास्ट ईयर पे ओपिनियन देना है, क्योंकि करंट जो ओपनिंग बैलेंसेस है दे फॉर्म पार्ट ऑफ करंट ईयर क्लोजिंग बैलेंसेस, इसलिए हमें ओपनिंग बैलेंसेस में देखना होता है। सो 510 विद 510 और विदाउट 510 हमारा फोकस करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम जो ऑडिट देते हैं, करते हैं, ऑडिट ओपिनियन देते हैं, वो करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देते हैं।
अच्छा ठीक, चलो ये हम आहिस्ता आहिस्ता ना 1 बाय 1 करके चीजें सेटल कर रहे हैं। अब जिन जिन कंट्रीज में कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर मॉडल एप्लीकेबल है, लाइक इन पाकिस्तान, हम जो ओपिनियन देंगे वो 2019 पे देंगे कि भाई इन आर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेट वो जो भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव इट ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, या जो भी हमारा ओपिनियन है मॉडिफाइड है, एक्सेप्ट फॉर करके है, जो कुछ भी क्वालिफाइड है, एडवर्स है, डिस्क्लेमर है, दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव इट ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद IFRS एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में हम सिर्फ करंट पीरियड के ऊपर ओपिनियन देंगे, लेकिन यूएस के अंदर क्या हो, जहां कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वहाँ पे हमें 2019 का जो ऑडिटर होगा वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में 2019 पे भी ऑडिट ओपिनियन देगा, जो कि बेस कर रहा होगा उसके अपने ऑडिट के ऊपर, और उसके साथ साथ वो 2018 की कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी ओपिनियन लिख के यूजर्स को बताएगा कि 2018 के ओपिनियन क्या है। और 99% केसेस के अंदर वो ओपिनियन वही होगा, बेसिकली वो पिछले ऑडिटर का ओपिनियन ही कॉपी करके इस अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर रहा होगा, अनलेस उसको इस ऑडिट में कुछ पिछले साल के बारे में कोई नई इंफॉर्मेशन या कोई प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई ना हो जाए। तो अगर आप यूएस की कोई भी ऑडिट रिपोर्ट उठाएं, जनरल मोटर्स, जनरल इलेक्ट्रिक, एप्पल, गूगल, कोई भी यूएस कंपनी की, नेट पे जाएं, फाइनेंशियल डाउनलोड करें, उसमें ऑडिट रिपोर्ट पढ़ें, उसमें ऑडिट रिपोर्ट के अंदर करंट ईयर फाइनेंशियल पे तो ओपिनियन होगा, उसके साथ लास्ट ईयर पे भी ओपिनियन होगा। मैं आपको वेरी क्विकली इसकी एक दो एग्जांपल पहले दिखा देता हूँ। ये जो ऑडिट रिस्क बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या हम पिछले साल का भी ऑडिट करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें अभी हम सेटल करते हैं, लेकिन मैं पहले आपको बेसिक बता दूँ। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में अभी तक हम देखते भी हैं, हमारा ओपिनियन जो होता है, हमने ऑडिट किया, देखें हम ऑडिट कर रहे हैं, वी हैव ऑडिटेड इस साल का, तो हमारा ओपिनियन जो है वो भी सिर्फ इसी साल के ऊपर होगा। हालांकि 2OX1 के साथ आपको पता है 2OX0 की कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स भी लगी होंगी, लेकिन हम कहते हैं हमने ऑडिट किया 2001 का और हमने ओपिनियन भी देना है सिर्फ 2001 पे, अभी तक जो मैं बात कर, ठीक है जी। अब एक इलस्ट्रेशन 4 ये दोबारा भी आएंगे, ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम, इसके अंदर क्या है जनाब, इस पे ज़रा ओपिनियन पे गौर कीजिएगा। अब हमारा ओपिनियन 2001 पे भी होना है और 2000 के ऊपर भी होना है, क्योंकि 2001 करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और 2OX0 भी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सो हमारा ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होगा, 1 पे भी और 0 पे भी। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में हम सिर्फ अपने साल के ऊपर ओपिनियन दे रहे होंगे। दिस इज व्हाट पैराग्राफ सॉरी 3 टेल्स अस कि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में हमारा ओपिनियन सिर्फ करंट पीरियड को रेफर करेगा, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ईच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड। और आपको पता चल गया है कि करंट ईयर तो होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल्स के अंदर वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। तो अब यहाँ से आगे हम चलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि इस डेफिनेशन में मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी एडिशन करने लगा, थोड़ी सी एडिशन, ताकि वो बात क्लियर हो जाए। ये जो है ना रेफर्स टू करंट पीरियड ओनली, यहाँ पे मैं कुछ वर्डिंग ऐड करने लगा, पेज के एंड पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा है ना, फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू करंट पीरियड ओनली, इसमें मैं कुछ ऐड करने लगा। क्या ऐड करने लगा हूँ, एज लॉन्ग एज कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स do not contain
as long as corresponding figures do not contain material misstatement. As long as corresponding figures do not contain material misstatement. इसका मतलब है कि हम जहां पाकिस्तान में जहां जहां कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स का मॉडल यूज हो रहा है, अभी मैंने आपको इलिस्ट्रेशन वन दिखाई, हम अगर अपना ओपिनियन सिर्फ 2001 पे दे रहे हैं और 2000 के बारे में हम साइलेंट हैं, 2018 के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है वी बीइंग ऑडिटर थिंक के लास्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर हमें पता हो, हमें नज़र आ जाए कि लास्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में भी हम बता रहे होंगे सॉरी, किसी ना किसी वाले से कि भाई लास्ट ईयर में प्रॉब्लम है। लेकिन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गौर कीजिएगा, लास्ट ईयर में प्रॉब्लम है या नहीं है, हमें हर सूरत अपने ओपिनियन पैराग्राफ में एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेसली ओपिनियन बताना है कि 2018 या 2000 सही है तो भी कहना है सही है, गलत है तो भी बताना है ये गलत है। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में अगर कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स ठीक हैं तो साइलेंट रहना है, लेकिन अगर कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में कोई मसला है तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर के बारे में भी करंट ईयर में बताना है। दिस इज द सम अप ऑफ ऑल आर डिस्कशन। यहां से आगे हमने चलना है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देखें, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर हो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करंट ईयर पे तो ओपिनियन देना है ना, जो भी है। मसला है कि लास्ट ईयर के बारे में कब कहना है। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में चुप रहना है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में प्रॉब्लम है तो बताना है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लास्ट ईयर में प्रॉब्लम है या नहीं है, दोनों सूरतों में हमें बताना है कि वो ठीक है तो भी बताना है ठीक है, गलत है तो भी बताना है वो गलत है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर मॉडल एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडल। तो यूएस के अंदर हम कहते हैं करंट ईयर पे ये ओपिनियन है और लास्ट ईयर ठीक है तो भी बताते हैं ठीक है, गलत है तो भी बताते हैं। पाकिस्तान में हम लास्ट ईयर पे कमेंट नहीं करते एज लॉन्ग एज लास्ट ईयर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लास्ट ईयर में प्रॉब्लम है तो फिर हम करंट ईयर में लास्ट ईयर की प्रॉब्लम का भी जिक्र करेंगे जी। दैट करेक्ट का कॉरस्पॉन्डिंग फिगर ऑफ कंपैरेटिव बन गई है, कुछ भी नहीं बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग ही रहेगा, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही रहेगा। सिर्फ हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसको डिफरेंट तरीकों से टैकल करेंगे, वो हम देखते हैं। कुछ नहीं बनने लगा, जो है वो ही रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी उनकी। पाकिस्तान में वो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर ही रहेंगे, यूएस के अंदर कंपैरेटिव फाइनेंशियल ही रहेंगी, कभी कुछ चेंज नहीं होने लगा कुछ भी। अब आइए जनाब मेरे नोट्स के ऊपर, अभी चले मेरे साथ तो चले ना, अभी सुने, अभी आप आगे की चीजें आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं आगे। अच्छा जी, सो ये हैंडआउट्स हैं ISA 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मार्क किया कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए आपको दो पैराग्राफ पढ़ने हैं, पैराग्राफ 3 एंड 6, जो मैंने आपको भी एक समराइज वे के अंदर क्लैरिफाई की। और कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जिस तरह मैंने पहले बात किया, दे आर ऑफ टू टाइप्स, आइदर कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स होंगी या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी। तो इस फर्स्ट सेट ऑफ हैंडआउट में हम बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स की, और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हम सेकंड शीट पे चले जाएंगे, वहाँ पे फिर हम बात करेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो पहले हम अभी फोकस करने लगे हैं कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के ऊपर, और जो पहली तीन इलस्ट्रेशन हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स की हैं, और जो चौथी इलस्ट्रेशन है वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम सबसे पहले फोकस करने लगे हैं कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के ऊपर, ठीक है। और इसको भी जरा समझ लें, किस तरह से ये डायग्राम बनी हुई है। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के अंदर ये जो मैंने बात लिखी है ना यहाँ पे, ये एक बात अलग है कि
करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो आपका जो भी ओपिनियन बनना है वो तो आपने करंट ईयर ऑडिट के मुताबिक देना है, जो हम पूरी 700 सीरीज में करके आए हैं। तो करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर तो ओपिनियन चाहे वो अनमॉडिफाइड है, मॉडिफाइड में क्वालिफाइड है, एडवर्स है, डिस्क्लेमर है, की ऑडिट मैटर है, एम्सो मैटर है, अदर मैटर है, मटीरियल अनसटीरियल, वो जो कुछ भी है वो तो हम कर आए हैं। वी आर नॉट कंसर्न विद करंट पीरियड फाइनेंस। हम तो बात करने लगे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में कि लास्ट ईयर का क्या करना है, लास्ट ईयर के बारे में इश्यूज को हम डिस्कस करने लगे हैं। करंट ईयर तो जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। अब आए प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सबसे पहले इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो ऑडिट ही ना हुई हो, दे आर अनऑडिटेड। तो फिर क्या करें? अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट नहीं हुई भी हैं तो सबसे पहले याद रखना है ISA 510 की 3+3 रिक्वायरमेंट्स लगानी है। ठीक है, यानी लास्ट ईयर अनऑडिटेड होने का ये मतलब नहीं है कि हमारा ओपनिंग बैलेंस पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हमारी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है 3 जो हम पढ़ के आए हैं। वो अप्लाई करने के बाद हम अपनी इस साल की रिपोर्ट के अंदर एक अदर मैटर सेक्शन बनाएंगे, पैरा 14 में लिखा है, या कैम भी बना सकते हैं, और उसके अंदर ये मेंशन करेंगे कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ऑडिटेड या दे आर अनऑडिटेड अदर मैटर पर। लेकिन इसका ये मतलब लिख देने का हरगिज ये मतलब नहीं होगा कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर 3 है वो खत्म हो गई। वो करनी है, और उसके बाद आपने लास्ट ईयर के बारे में अदर मैटर या कैम, और आपको पता है कैम कब बनता है, अगर लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर बड़ी एफर्ट लगी तो फिर अदर मैटर की बजाय आप ये कैम भी दे सकते हैं। तो ये पैरा 14 और A8 में लिखा है कि अगर लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं उनका ऑडिट नहीं हुआ तो फिर आप ये मेंशन करेंगे। ठीक है, और ये मैंने बेसिकली लिंक बनाया यहाँ से। आपको याद होगा मैंने जो 510 आपके साथ कर रहा था तो मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनऑडिटेड हो तो क्या करना है। आपको याद है मैंने कहा था 710 में पढ़ेंगे, एक रिक्वायरमेंट। तो आज वो हमने पढ़ा है कि 3 तो करना है, लेकिन उसके साथ अगर लास्ट ईयर अनऑडिटेड है तो क्या करना है, या अदर मैटर पैराग्राफ या कैम, और उसके अंदर क्या लिखेंगे वो वर्डिंग वहां पे लिखी है। सिंपल एक लाइन लिखनी है, लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर नॉट ऑडिटेड। ठीक है, अब वापस आ रहा हूं। अगर लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हुआ था ऑडिट, और अगर तो ऑडिट किया था हमने ही, फिर तो मैंने टिक लगा दी, फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर लास्ट ईयर हमने ऑडिट किया फिर तो कोई मसला नहीं। प्रॉब्लम होती है अगर लास्ट ईयर ऑडिट किया हो प्रेडिसेसर ऑडिटर, लास्ट ईयर प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया हो, तो अगेन 510 3 रिक्वायरमेंट तो लगेगी। ये भी मैं यहीं से आपको मिलाने लगा हूँ कि लास्ट ईयर अगर प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया हुआ हो तो फिर मैंने आपको कहा था यहाँ पे भी हम 710 में चले जाएंगे, वो हम पढ़ने लगे हैं। लास्ट ईयर अगर प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया हो, यानी हमने नहीं किया किसी और ने ऑडिट किया, हमने 510 लगा के 3 तो करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस साल की ऑडिट रिपोर्ट में एक अदर मैटर सेक्शन बनाना है और उसमें 3 बातें करनी है। नंबर 1, हमें ये बताना है कि लास्ट ईयर ऑडिट एक और ऑडिटर ने किया, अभी लैंग्वेज देखिए, उसका ओपिनियन भी बताना है कि उसने कौन सा ओपिनियन दिया था, और अगर उसका ओपिनियन अदर देन अनमॉडिफाइड है, यानी या क्वालिफाइड है या एडवर्स है या डिस्क्लेमर है, तो उसका रीजन भी बताना, ये प्लस माइनस रीजन, यानी अगर तो अनमॉडिफाइड है फिर तो कोई रीजन नहीं बताना, अगर वो क्वालिफाइड एडवर्स है डिस्क, फिर रीजन भी बताना है कि उसने किस बेस के ऊपर अपना ओपिनियन मॉडिफाई किया था, और उस ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट की डेट भी बतानी है। और इसकी हम एग्जांपल अभी देख लेते हैं जनाब, इलस्ट्रेशन 3 की अभी हम देख लेते हैं इलस्ट्रेशन 3, और इसी तरह की एग्जांपल आपको याद होगा ISA 510 में इलस्ट्रेशन 1 और 2 के अंदर भी वो अदर मैटर पैराग्राफ बने हुए थे, मैंने कहा था कि ये हम
बाद में देखेंगे। तो आज हम चूंकि 7-10 ही देख रहे हैं, आप 5-10 की इलस्ट्रेशन 1-2 में भी जाके देख सकते हैं, लेकिन हम 7-10 की इलस्ट्रेशन 3 में ये पैराग्राफ बना हुआ देख लेते हैं। तो आइए जनाब, ये इलस्ट्रेशन 3 है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स की। इसमें अगर आप ये बुलेट देखें, corresponding figures are presented and prior period financial statements were audited by a predecessor auditor। तो हमने क्या करना है जी, वो तो ओपिनियन जो भी है वो भी हम बाद में भी देखते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में आपको नजर आएगा एक अदर मैटर पैराग्राफ और उसके अंदर 3 बातें लिखी हुई आपको मिलेंगी। Financial statements of company for the year ended 31st December 2020 were audited by another auditor। उस ऑडिटर का नाम, फॉर्म का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये कह देना काफी है, वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। दूसरी बात, उसका ओपिनियन, हु एक्सप्रेस्ड एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन दोज स्टेटमेंट्स। तो अनमॉडिफाइड है तो कोई रीजन नहीं देना। हाँ, अगर उसने आप यहाँ लिखते हुए एक्सप्रेस ए क्वालिफाइड ओपिनियन, हु एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर, तो फिर आप रीजन भी देते, फॉर द नॉन वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, फॉर द नॉन कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी। तो तीसरी बात, किस डेट के ऊपर, ऑन मार्च 31st 2000, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ताकि किसी को अगर तफसील में वो रिपोर्ट पढ़नी है किसी यूजर को, तो वो भी जाके पढ़ सके। ये कब देना है, अगर लास्ट ईयर ऑडिट हुआ पर किसी और ने किया। अगर लास्ट ईयर ऑडिट ही नहीं हुआ तो भी अदर मैटर या कैम आएगा और उसके अंदर फिर आप बात लिखेंगे कि लास्ट ईयर तो ऑडिट ही नहीं हुआ। दोनों सूटों में, अनऑडिटेड हो या ऑडिटेड बाय प्रेडेसेसर, दोनों सूटों में 5, 10, 3 and 3 लगाना ही लगाना है। वो करने के बाद, तसल्ली करने के बाद ये करना। अगर आपने 5, 10, 3 and 3 लगाया, आपको ओपनिंग बैलेंस में प्रॉब्लम है, तो फिर 5, 10 के मुताबिक रिपोर्ट मॉडिफाई करें, ओपिनियन मॉडिफाई करें, और फिर अदर मैटर के अंदर फिर भी ये चीज आपको बतानी है कि लास्ट ईयर में वो है। तो ये 7-10 में ये एडिशनल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमने देखी। 5-10 के अंदर भी आप देखेंगे ना, इलिस्ट्रेशन 1 और 2, जहां पे हमने होल फाइनेंशियल के ऊपर एक ओपिनियन दिया या इलिस्ट्रेशन 2 में स्प्लिट ओपिनियन दिया, दोनों में आपको अदर मैटर बना हुआ मिलेगा, क्योंकि उन दोनों के अंदर लास्ट ईयर हम ऑडिटर नहीं थे, कोई और थे, इसीलिए तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो वेरीफाई नहीं कर सके। तो ये तो एक साइड हमने कवर कर ली कि क्या करना है। अब शुरू होता है असल काम हमारा। अब हम समझते हैं जनाब चीजों को फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट ईयर ऑडिट हुआ, अब रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट कि ऑडिटेड बाय वी और अनदर, अब ये तो हमने इसका रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली। अब तो बात होने लगी है लास्ट ईयर ऑडिट हुआ, चाहे हमने किया किसी और ने किया। अब जो हमारी ऑनवर्ड डिस्कशन है इसमें ये मैटर नहीं करेगा कि हु वाज द लास्ट ईयर ऑडिट। अब ऑडिट हुआ है चाहे हमने किया किसी और ने किया, लेकिन लास्ट ईयर की जो प्रायर ईयर की जो ऑडिट रिपोर्ट थी, लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय अस और अनदर ऑडिटर, वो ऑडिट रिपोर्ट हो सकता है अनमॉडिफाइड हो सकता है मॉडिफाइड। यही हो सकता है ना, लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट में कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है या मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। पहला सिनेरियो पकड़ते हैं कि लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं थी, अनमॉडिफाइड ओपिनियन था। हमने करंट ईयर ऑडिट किया। करंट ईयर ऑडिट करने के बाद, हमने जब करंट ईयर की ऑडिट करते हैं तो आपको पता है नेचुरली लास्ट ईयर की भी कोई ना कोई चीज वेरीफाई हो रही होती है, चाहे वो हमने ऑडिट किया किसी और ने किया। तो लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन अनमॉडिफाइड था, और इस साल को ऑडिट करने के बाद भी हम समझते हैं कि लास्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि लास्ट ईयर का ओपिनियन इज was unmodified and we still think that has to be unmodified, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। यस, ऑडिट रिपोर्ट अनमॉडिफाइड थी और करंट ईयर ऑडिट करके भी हमें लास्ट ईयर में कोई मसला नजर नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इस साल की ऑडिट रिपोर्ट में सिर्फ इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन देंगे,
और कोई कॉरस्पॉन्डिंग फिगर के ऊपर कोई रेफरेंस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में हमने पढ़ लिया था, हम सिर्फ कमेंट करेंगे करंट ईयर एज लॉन्ग एज लास्ट ईयर फिगर्स डू नॉट कंटेन मटेरियल मिस्टेक। तो अगर पिछले साल में कोई प्रॉब्लम ना हाईलाइट हुई, ना हमें ऑडिट करके लास्ट ईयर के बारे में कुछ फर्दर पता चला, तो we will only give opinion on current year. We are not going to make any reference to corresponding figures. ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमने कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर पे तो कोई बात ही नहीं करनी। ओके गुड। अब आते हैं, दोबारा से चलते हैं, इसी रास्ते पे दोबारा चलते हैं। लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक हमारा ओपिनियन अनमॉडिफाइड। ये हमारा से मुराद है ऑडिटर का ओपिनियन, वो मैं फिर कह रहा हूँ वो हम भी हो सकते हैं, कोई और भी हो। लास्ट ईयर ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ओपिनियन मॉडिफाइड, लेकिन करंट ईयर ऑडिट करते करते हमें पता चला ओहो पिछले साल में तो कोई मसले थे। करंट ईयर ऑडिट करते हुए वी डिस्कवर्ड ए मटीरियल मिस स्टेटमेंट, यानी लास्ट ईयर के बारे में हमें करंट ईयर ऑडिट करते हुए कोई डिस्कवरी हो गई मटेरियल मिस स्टेटमेंट की, चाहे वो पुराने ऑडिटर का ऑडिट था या हमारा ऑडिटर था। करंट ईयर ऑडिट करते हुए हमें लास्ट ईयर के बारे में कोई डिस्कवरी हो गई। ये डिस्कवरी ऑफ कोर्स करंट ईयर में होगी रिगार्डिंग लास्ट ईयर, तो कोई मसला सामने है। अब क्या करेंगे? अब क्या करें? फॉर एग्जाम्पल हमें पता चला कि भाई लास्ट ईयर वो एक बोनस की प्रोविजन होनी चाहिए थी, वो बोनस की प्रोविजन ही नहीं हुई, वो ऑडिटर भूल गया, वो चाहे हमसे कोई और थे। करंट ईयर ऑडिट करते हुए देखा हमने कि कंपनी ने साल के शुरू में बोनस पे किया लास्ट ईयर का, ओहो बोनस की तो प्रोविजन ही नहीं आ रही लास्ट ईयर में। इसी तरह हमने कोई फर्ज कीजिए फाइन पे किया, पेनल्टी पे की, केस हारे उसका फाइन पे किया, ओहो पता चला ये तो लास्ट ईयर का था, ये तो लास्ट ईयर कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, इसकी तो प्रोविजन ही नहीं की गई लास्ट ईयर में। तो हमें करंट ईयर में लास्ट ईयर के बारे में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नजर आ गई, जिससे हमें पता चल गया कि लास्ट ईयर की फाइनेंशियल्स भी ठीक नहीं थी, और जाहिर बात है अगर उसके ऊपर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो वो भी ठीक नहीं। तो करंट ईयर में हमें लास्ट ईयर के बारे में कोई डिस्कवरी होगी मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मैंने एग्जांपल्स आपको दे दी, कोई प्रोविजन, कोई अक्रूवल, कोई फाइन, पेनल्टी, केस हार गए, कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, रिसीवेबल बैड हो गया जबकि उसकी प्रोविजन पिछले साल डलनी चाहिए थी, अच्छी खासी मटेरियल अमाउंट की हम बात कर रहे हैं, छोटे मोटे एरर्स की बात नहीं कर रहे। अब क्या करें? जाहिर है ऐसी सिचुएशन में वी ब्रिंग दिस मैटर टू द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट एंड दोस्त आर विद गवर्नेंस। तो जब हम उनसे बात करेंगे भाई लास्ट ईयर में तो प्रॉब्लम है, तो अब इस मामले को हैंडल करने के डिफरेंट सिनेरियो बन सकते हैं। नंबर वन, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, वो कहती है हाँ साहब बिल्कुल ये तो आपने बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ हाईलाइट कर दी है, तो वाकई मिस हो गई, इसको तो ठीक होना चाहिए। अब वो मैनेजमेंट, इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक जो आई से 560 वाला है, वो मैनेजमेंट पुराने ऑडिटर से बात करेगी। वो पुराना ऑडिटर हम भी हो सकते हैं और कोई और भी हो सकते हैं। उनसे कहेगी भाई ये फाइनेंशियल में गलती हो गई। मैनेजमेंट कहेगी वी आर रेडी टू रिवाइज आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवाइज करना चाहते हैं, अमेंड करना चाहते हैं, नई डेट के ऊपर उसको ठीक करेंगे, अप्रूव करेंगे। तो लिहाजा आपसे भी गुजारिश है कि आप भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट उन रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर री इशू करें, एंड दिस इज द बेस्ट वे। यानी इसका मतलब है कि वो अकाउंट्स इशू हो गए में ना, दोबारा से अकाउंट्स बने, दोबारा से मैनेजमेंट अप्रूव करे, ऑडिटर उस पर नई ऑडिट रिपोर्ट दे, और वो सारे शेयर होल्डर्स को दोबारा से रिवाइज्ड अकाउंट्स जो हैं वो कंपनी इशू करे। अगर हमारी आइडेंटिफिकेशन पे कंपनी ने ये स्टेप उठा लिया, तो अब मुझे बताएं ये जो हम करंट ईयर जिसका ऑडिट कर रहे होंगे तो इसके साथ लास्ट ईयर की फिगर कौन सी लगेंगी, वो पुरानी वाली या जो अब कंपनी ने रिवाइज फाइनेंशियल इशू कर दिए हैं इन ल्यू ऑफ प्रीवियस अकाउंट, वो नई वाली लगेंगी? पुरानी गलत वाली लगेंगी या अब नई वाली लगेंगी जो हम इस दफा? अच्छा यहाँ एक चीज याद कर लें,
आप एक मुझे यहाँ पे हम टर्म रीस्टेटेड नहीं यूज कर रहे क्योंकि रीस्टेटमेंट इज समथिंग एल्स, वो भी सेकंड सिनेरियो। यहाँ आप ये टर्म यूज कर रहे हैं, रिवाइज्ड वाली लगेंगी या अमेंडेड लगेंगी, लेकिन रीस्टेटेड का वर्ड नहीं यूज करना प्लीज, ठीक है? क्योंकि वो अकाउंट्स नए इशू हो गए हैं और असल अकाउंट्स वो हैं, वो वाली फिगर लग रही है, ठीक है? तो अभी मैं बताता हूँ कि रीस्टेटेड का क्या मतलब है। ये रीस्टेटेड नहीं है, गौर करना है मेरे इस सिनेरियो के अंदर मैं जो टर्म कह रहा हूँ वो लिख रहा हूँ या अमेंडेड या रिवाइज, ठीक है? रीस्टेटेड गौर कीजिएगा, मैं सेकंड सिनेरियो में यूज करने लगा, इसलिए यहाँ पे रीस्टेटेड नहीं है। तो इसका मतलब है 2019 पे मैंने ओपिनियन देना है, 2018 की फिगर अब जो फाइनल मेरे आइडेंटिफाई करने के बाद अब जो लगी है वो ठीक है ना, मुझे उनमें कोई एतराज नहीं है, वो तो ठीक हो गई हैं। क्या करें? डू यू एग्री विद दिस proposition? In our audit report, we should make no reference to corresponding figures. CF means corresponding figure, no reference to corresponding figure. बिल्कुल ठीक। सो क्योंकि वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर है वो तो ठीक है ना, उनमें तो कोई मसला नहीं है, वो तो सही हो गई है। Yes, we did discover misstatement in last year, but management has rectified those misstatements और फाइनेंशियल भी रिवाइज कर दी है, और अब जो फिगर लग रही है, हाँ हमें जो ड्राफ्ट अकाउंट दिए तो उसमें गलत फिगर लगी हुई थी, अब क्योंकि वो रिवाइज हो गए हैं और दोबारा से री इशू हो गए हैं, तो लिहाजा अब तो सही वाली फिगर लग रही है, तो लिहाजा कोई लास्ट ईयर पे बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? देखें हमजा, जो आप कह रहे हैं ना कि इफ देयर वाज ऑलरेडी अ क्वालिफाइड, तो फिर वो उसके लिए हम ये सिनेरियो करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं लास्ट ईयर अर्न, मिक्स नहीं करेंगे, वो बाद में जाते हैं, ठीक है हमजा? वो हम बाद में जाते हैं, जो है ना, अगर ये था वो बाद में आ रहा है, ओके। तो अभी तो हम इस रास्ते पे चलेंगे कि लास्ट ईयर अनमॉडिफाइड। आगे चल, लास्ट ईयर अनमॉडिफाइड था, प्रॉब्लम निकल आई लास्ट ईयर, मैनेजमेंट के पास गए, अब मैनेजमेंट अगेन ठीक करना चाह रही है। मैनेजमेंट कहती है कि अब अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा से रिवाइज करें, पिछले ऑडिटर को अप्रोच करें और वो नई ऑडिटर कोड इशू करें, 1 लाख कॉपियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट की दोबारा प्रिंट करें, बड़ा टाइम लगेगा, खर्चा भी होगा, बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, ये जो भी हमने सिनेरियो वन करा, इससे बचने का एक तरीका, एंड स्टिल उस गलती को ठीक करने का तरीका क्या है? वो तरीका है IAS 8 लगा देते हैं। IAS 8 हम कॉरस्पॉन्डिंग फिगर, यानी इस साल जो 2019 का हम ऑडिट कर रहे हैं, इसके साथ जो 2018 की कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स हैं, अगर हमारा ये सिनेरियो चल रहा है 2019 का, तो हम ऑडिट कर रहे हैं, और 2018 जिसको हम कह चुके हैं ये पाकिस्तान में ये कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स हैं, हम इन फाइनेंशियल को जो पीछे एक्चुअली इशू होंगे उनको रिवाइज नहीं करते। इसके नीचे इस दफा 2019 के साथ 2018 के साथ ये लिख देते हैं जी, और इसकी फिगर्स चेंज कर देते हैं जो लास्ट ईयर के इशूड हैं, यानी कि हम IAS 8 अप्लाई कर रहे हैं। हम प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना रिवाइज कर रहे हैं, ना अमेंड कर रहे हैं, ना री इशू कर रहे हैं, बल्कि इस साल के अकाउंट के साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर है उनको रीस्टेट कर रहे हैं, और एज पर IAS 8 जो भी अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर बनते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मैनेजमेंट दे देती है। रिजल्ट वुड बी द सेम, लास्ट ईयर ठीक हो गया। अब ये फर्क देख लें, पिछले साल के अकाउंट री इशू करना, रिवाइज करना, अमेंड करना इज समथिंग एल्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर को रीस्टेट करना एज पर ओपनिंग, रिटेन अर्निंग को रीस्टेट कर दें, एक्सटेंडेड डिस्क्लोजर दे दें, 3 साल की बैलेंस शीट, वो जो IAS 8 में आप पढ़ते रहे हैं, FAR 1 और FAR 2 फाइनल लेवल 2 पे भी हम देखते हैं, वो काम कर लें। तो मुझे बताएं, क्या लास्ट ईयर के ऊपर जिक्र करूं कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर? अब तो रीस्टेट होके ठीक हो गई है ना, तो मुझे लास्ट ईयर पे कमेंट नहीं करना। लास्ट ईयर पे कमेंट कब करना है? अगर 2018 वाला कॉलम खराब हुआ तो मेरा ओपिनियन लास्ट ईयर के ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, आज हमने पैराग्राफ A6 के अंदर
एक और यूज देख लिया, एम्फेसिस ऑफ मैटर सेक्शन देने का। जाहिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट होती हैं, ये वाला नोट डिस्क्लोजर जो IAS 8 का बनेगा, क्या गलती हुई सारा एक्सप्लेन होगा क्वालिटेटिवली, एक्सटेंडेड डिस्क्लोजर बनेगा क्वांटिटेटिवली, और इसके ऊपर ये फंडामेंटल टू यूजर होगा। हाँ, अगर आपका ये क्वेश्चन आएगा कैम दे सकते हैं, वो हमने पहले सेटल कर लिया, जहां जहां EOM है वो कैम हो सकता है इफ इट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन, उसके ऊपर बार बार हमें जिक्र नहीं करना। तो इस साल के ओपिनियन में हम एक एम्सो मैटर सेक्शन देंगे जिसमें क्या जिक्र करेंगे कि लास्ट ईयर ये हुआ था, रीस्टेट हुआ, वो नोट पढ़ लें वहां जाकर, वो एम्सो मैटर रेफर टू, वो नोट करेंगे which adequately describes the effect of restatement. Our opinion is not modified in respect of this matter. तो ये है रीस्टेट। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर को रीस्टेट करें, पिछले साल के जो काउंट इशू है वो वही रहेंगे लेकिन वो गलत हैं। इस साल 19 के साथ 18 की जो फिगर हम लगा रहे हैं वो इशूड वाले नहीं है बल्कि रीस्टेटेड। यहां तक बताएं, ये भी क्लियर है जी? गुड, थैंक यू जनाब। तीसरी प्रोबेबल सिचुएशन ये हो सकती है, लास्ट ईयर अनमॉडिफाइड था, करंट ईयर ऑडिट करते हुए हमें लास्ट ईयर में कोई डिस्कवरी नजर आ गई, मैनेजमेंट के पास गए, मैनेजमेंट कहती है छोड़ें सर, साल गुजर गया है, किसी को पता नहीं चला, आपके सामने आ गया है, अल्लाह खैर करेगा, आगे भी नहीं पता चलेगा, बस छोड़ें सर, बात आई गई कर दें, दबा दें, समझे जैसे आपको भी नहीं पता। किसी को एक साल हो गया नहीं पता चला, आगे भी कहाँ पता चलेगा, जरूर अपने आप वो, अल्लाह ताला भी कहते हैं कि ऐबों को छुपाएं, बुराई को छुपाएं, तो क्यों हम खाम खा अपने ऐब और बुराइयां जो हैं, अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जनाब एक दूसरे के ऐब छुपाया करो, तो सर आप भी छुपाएं, छोड़ें, एक साल गुजर गया, किसी को नहीं पता, अल्लाह खैर करेगा, कोई बात। ठीक है, तो ये अब मैनेजमेंट का यहाँ पे रिस्पॉन्स है कि हमें बुराइयों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, मैनेजमेंट कह रही है एक दूसरे के ऐबों पे पर्दा डालना चाहिए। तो करंट ईयर में तो कोई मसला नहीं है ना, लास्ट ईयर में है, साल गुजर गया है, इंशाल्लाह आगे भी किसी को नहीं पता चलेगा, बस कोई बात नहीं, खैर है। नहीं सर, अगर मैनेजमेंट एक्शन नहीं लेती तो हमें क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। हमें क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग फिगर। अच्छा, ये कैसे करना है, ये पैराग्राफ 12 में लिखा है, इसके साथ मैं आपको ना एक एक हिंट लिख रहा हूँ, वो अभी हम उसको देखते हैं। मैं उसे कहने लगा हूँ कि डैट वुड बी लाइक क्लोज टू इलस्ट्रेशन 2, यानी ये काम कैसे करना है, ये जो भी हम इलस्ट्रेशन 2 पढ़ते हैं ना, आपके सामने राइट साइड पे आ रही है, वहां पे जब देखेंगे ना, जो हम देख रहे हैं कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं बना के दिखाई है, बट डैट अगर वो बनानी पड़े तो डैट वुड बी वेरी मच क्लोज टू व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन इलस्ट्रेशन 2। ठीक है जनाब, अब हम जरा वापस चलते हैं। लास्ट ईयर के ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट वाज मॉडिफाइड, यानी उसमें पहले से ही पिछले साल के बारे में क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन गिवन, और ओपिनियन जो है हमारा मॉडिफाइड लास्ट ईयर। ठीक है, आप में से किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, अब हम उसको एड्रेस करते हैं कि लास्ट ईयर जो ऑडिट रिपोर्ट है वो हमारा मॉडिफाइड। अब अगला सवाल, क्या वो मसला करंट ईयर में रिजॉल्व हो गया? यानी देखें ना, अगर मैनेजमेंट ने पिछले साल फर्स्ट कीजिए एक उन्होंने एक डिप्शन चार्ज नहीं की थी, तो क्या करंट ईयर के अंदर मैनेजमेंट ने वो डिप्शन चार्ज कर दी, एक एक्सपेंस नहीं बुक किया था, क्या वो कर दिया? तो पॉइंट ये है कि whether that modification has been resolved in current year, maybe yes, मैनेजमेंट ने वो मसला रिजॉल्व कर दिया। अभी इसकी एग्जांपल भी आ रही है, तो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे करें। मैनेजमेंट ने वो मामला आपको रिजॉल्व कर दिया। अब अगला सवाल,
अब मेरा पिछले साल पे कोई एतराज नहीं, वो मामला तो रिजॉल्व हो गया। बेशक पिछले साल के ऑडिटर ने, क्योंकि उसका रिजॉल्व नहीं हुआ था, उसने उसके ऊपर ओपिनियन मॉडिफाई किया था। मेरे ऑडिट में कंपनी ने लास्ट ईयर के बारे में मेरा एतराज जो है वो जो था वो दूर कर दिया। मुझे लास्ट ईयर की मॉडिफिकेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं करना, क्योंकि मैंने करंट ईयर पे फोकस करना है और लास्ट ईयर ठीक हो गया, मेरा मामला रिजॉल्व हो गया है। जो भी प्रीवियस मॉडिफिकेशन थी दैट हैज बीन रिजॉल्व्ड इन करंट ईयर। तो आपको याद है बेसिक रूल कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में, जब तक लास्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ नहीं बोलना, और आज प्रॉब्लम नहीं। बेशक लास्ट ईयर था, करंट ईयर में खत्म हो गया, एज ऑफ टुडे no issue with corresponding figure, so I'm not going to talk about or make any reference to corresponding figure in my current year audit report. अब आते हैं जहां पे फाइनल हमारे सामने एग्जांपल्स आएंगे और समझेंगे। लास्ट ईयर ओपिनियन था मॉडिफाइड, अभी तक अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड है और अभी तक मॉडिफाइड है, कंपनी ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। और पहला सिनेरियो है उस मॉडिफिकेशन की वजह से, उस प्रॉब्लम की वजह से कॉरस्पॉन्डिंग फिगर भी खराब है और करंट ईयर भी खराब है। यानी वो प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है कि वो लास्ट ईयर भी उससे मिसस्टेटेड हो जाती है मटीरियली और करंट ईयर भी होता है। ऐसी सूरत में अब हम इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं, पहले इसका डिसीजन पढ़ लेते हैं। हमें अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना है ऑन करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेफर करना है टू बोथ करंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स इन बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन। आइए ये इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं, बाकी बातें वहाँ पे करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 उसके हम फैक्ट्स भी देखेंगे और डिटेल के अंदर उसको देखेंगे, तो यहीं से फिर हम इलस्ट्रेशन 2 में भी जाएंगे इसका डिफरेंस लेने के लिए। अच्छा जी, आइए देखते हैं जी इलस्ट्रेशन 1 के फैक्ट्स क्या हैं। ऑब्वियसली हम जिस कंट्री में हैं वहाँ कॉरस्पॉन्डिंग फिगर मॉडल चल रहा है और देखते हैं इस ऑडिट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ये है, हम ऑडिट कर रहे हैं एंटिटी अदर देन अ लिस्टेड एंटिटी। फिर आपको पता है जब लिस्टेड एंटिटी नहीं है तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट में जनरल चेंजेस क्या आएंगी। ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है एंड इट इज़ नॉट अ ग्रुप ऑडिट, यानी 600 भी यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा। और ये एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक हो रहा है, फाइनेंशियल बनिए IFRS। उसके बाद auditor report on prior period as previously issued included a qualified opinion। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगेन वो ऑडिट हम भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारी इस साल की ऑडिट रिपोर्ट में ये पैराग्राफ आ रहा हो, अगर यहाँ पे वो अदर मैटर पैराग्राफ नहीं आ रहा, मुझे बताएं, ये देख के बताएं रिपोर्ट, यहाँ पे एक अदर मैटर पैराग्राफ नहीं आ रहा, कि इसका क्या मतलब होगा कि लास्ट ईयर का ऑडिटर कौन था अगर वो अदर मैटर पैराग्राफ नहीं आ रहा। ये लास्ट ईयर ऑडिट किसी और, हम खुद थे, तो आपको ऑडिट रिपोर्ट देखते ही पता चल जाएगा। फैक्ट में तो उसने कहना लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड, तो वो कौन था, हम थे। क्यों? क्योंकि मुझे इस साल की ऑडिट रिपोर्ट में अदर मैटर नजर नहीं आ रहा। यस, तो ये भी एक तरीका है सीखने का। सो क्वालिफाइड ओपिनियन हमने दिया यहाँ पे। अगला पॉइंट देखें, द मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन इज अनरिजॉल्व, अभी तक ठीक नहीं हुआ। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, the effect or possible effect of the matter on current period figures are material and require a modification to auditor's opinion regarding the, यानी उससे लास्ट ईयर की फिगर भी खराब है बल्कि इस साल की भी फिगर खराब है। तो ये दोनों का उसके अंदर इफेक्ट आ रहा है। लास्ट ईयर भी खराब, अभी वो देखते हैं, प्रॉब्लम करते हैं कि ऐसा क्या मामला है कि लास्ट ईयर भी खराब है और करंट ईयर भी खराब है। इसके बाद अगला पैराग्राफ में लिखा है कि बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ऑडिटर हैज कंक्लूडेड दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो ISA 570 वाला, वो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न वाला सेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। इस बुलेट का मतलब बताएं, ऑडिटर हैज नॉट ऑब्टेन एनी अदर इंफॉर्मेशन प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इसका क्या इंपैक्ट होगा मेरी ऑडिट रिपोर्ट? ये नॉन लिस्टेड है और हमें कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो इसका क्या मतलब होगा? इस पैराग्राफ की क्या इम्प्लीकेशन होगी? 720 है ये। शाबाश, हमें अदर इंफॉर्मेशन नहीं मिली, रिपोर्ट के बाद मिली होगी, तो फिर क्या करेंगे? नो नीड टू गिव अदर, अदर मैटर तो होता ही नहीं है यहाँ। हाँ, नो सेक्शन,
यहाँ पे एक सेक्शन बनाना ही नहीं है। कौन सा सेक्शन है? OI, अदर इंफॉर्मेशन वाला सेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि अदर देन लिस्टेड के अंदर अदर इंफॉर्मेशन का सेक्शन सिर्फ तब आएगा अगर कुछ इंफॉर्मेशन पहले मिलेगी। और यहाँ पे ज़ाहिर है ये लिस्टेड नहीं है तो रिक्वायर्ड भी नहीं है, ना कोई डिसाइड किया है कि 701, क्योंकि 701 की ऑडिट मैटर लिस्टेड के ऊपर एप्लीकेबल है अनलेस अंटिल मैनेजमेंट और ऑडिटर खुद से डिसाइड करें चलो यार यहाँ भी कैंप दे देते हैं, तो वो भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह हम फैक्ट्स के थ्रू भी चीज़ों को रिवाइज कर रहे होते हैं। अब आइए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो जनाब यहाँ पे सिचुएशन ये बनी कि हमने दिया सब कुछ वैसे ही, चेंज क्या आ रही है जी? क्वालिफाइड ओपिनियन। ओके, हमने ऑडिट किया 2001 का। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, हम अपना ओपिनियन अभी भी गौर करें। कौन सा ओपिनियन क्वालिफाई कर रहे हैं? करंट ईयर 2001। अब जरा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन करते हैं, मामला पढ़ते हैं। एज डिस्कस इन नोट एक्ट टू फाइनेंशियल, no depreciation has been provided in financial statement, which constitutes a departure from IFR. This is the result of a decision taken by management at the start of preceding financial year and caused us, अब देखें वो यहाँ और क्लियर हो गया, हम ही थे लास्ट में, and caused us to qualify our audit opinion on financial statements relating to that year. बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन डेफिनेट इतना इतना। अब गौर कीजिएगा, हम कह रहे हैं लॉस फॉर द ईयर इतना, बट 2001 में ये हो जाना चाहिए था, 2000 में ये हो जाना चाहिए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू 2001 में ये, 2000 में इतना। एक्यूमुलेटेड लॉस 2001 में इतना, 2000 में इतना हो जाना चाहिए था। बाकी हमारी रेस्ट ऑफ द रिपोर्ट इज प्रीटी मच सेम। अब आपने एक चीज गौर करनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स खराब है। वो खराबी लास्ट ईयर भी है, करंट ईयर भी है। गौर करें, मैंने अपना ओपिनियन जो मॉडिफाई किया वो सिर्फ करंट ईयर पे ही किया है, लेकिन लास्ट ईयर की खराबी का जिक्र कहाँ किया है? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। अब जरा मेरे नोट्स पे दोबारा गौर करें। अगर लास्ट ईयर और करंट ईयर दोनों को वो मॉडिफिकेशन अफेक्ट कर रही है, तो हमने अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना है करंट फाइनेंशियल पे, और रेफर टू बोथ करंट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। यानी ओपिनियन पैराग्राफ में अभी भी 2000 का जिक्र नहीं करना। 2000 में फिगर में कोई खराबी है तो वो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में। ओपिनियन आपने 2001 या जो लेटेस्ट 2019 है उस पे ही देना है। अब और समझने के लिए हम दूसरा सिनेरियो भी देखते हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसको एक टोटलिटी के अंदर भी देख सकते हैं। इस दफा मसला ये है ब्लैक इंक में, लास्ट ईयर रिपोर्ट वाज मॉडिफाइड और इस साल अभी तक वो मामला रिजॉल्व नहीं हुआ, लेकिन वो मॉडिफिकेशन सिर्फ अफेक्ट करती है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, यानी करंट ईयर ठीक है। वो प्रॉब्लम जो पिछले साल हमने हाईलाइट की थी वो सिर्फ पिछले साल को अफेक्ट करती है, उसका अफेक्ट करंट ईयर पे नहीं आने लगा। गौर कीजिए मैं क्या करने लगा हूं, मॉडिफाई ओपिनियन ऑन करंट फाइनेंशियल। हालांकि करंट ठीक है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर खराब होने की वजह से करंट फाइनेंशियल ओपिनियन सही नहीं रहेगा, लेकिन गौर करना है इस दफा जो रीजन देना है ऑन कंपेरेबिलिटी ऑफ करंट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर। यानी अगर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में खराबी है तो फिर करंट ईयर फाइनेंशियल और कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर आपस में कंपेरेबल नहीं रही। कंपेरेबल ना होने की वजह से प्रॉब्लम करंट ईयर में ही पड़ गई, लेकिन रीजन कंपेरेबिलिटी के ऊपर। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन 2, फिर फाइनल लुक देंगे। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं, पहले ऐसा मसला भी तो देखते हैं ना कि ये क्या हुआ हमारे सामने। डोंट जंप टू एनी कंक्लूजन, हम जरा इलस्ट्रेशन 2 में आते हैं। Again, we are talking about corresponding figures. Okay. Again, entity other than a listed entity. IEC 600 not apply. Fair presentation. IFRS General Purpose Framework Act. Auditor report on prior period previously issued included a qualified opinion. Matter is still unresolved. अब फर्क नोट करें पिछले वाले डबल स्टार से। Effect और possible effect of the matter on current period figures are immaterial.
यानी उस प्रॉब्लम का करंट ईयर पे फर्क नहीं है, बट रिक्वायर ए मॉडिफिकेशन टू ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनरिजॉल्व्ड मैटर ऑन कंपेरेबिलिटी ऑफ करंट ईयर पीरियड फिगर्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स। बाकी बेस्ट ऑफ द वही क्वालिफाइड ओपिनियन। अब जरा गौर कीजिएगा, अगेन हम करंट ईयर पे ही रहे हैं। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑफ मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड, ये पहला तो फर्क यहाँ पे आया। एक्सेप्ट फॉर पॉसिबल इफेक्ट ऑन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, और हम ओपिनियन तो अगेन दिसंबर 2001 के ऊपर ही दे रहे हैं, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पर। आप देखिएगा, गौर कीजिएगा। Because we were appointed auditors of company during 2000, याद रखें हम 2001 को ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन ये बात हो रही है 2000 की। We were not able to observe the counting of physical inventory at the beginning of that period, यानी कॉरस्पॉन्डिंग का जो ओपनिंग है, क्योंकि हम लास्ट ईयर में अपॉइंट हुए थे तो लास्ट ईयर का ओपनिंग हम वेरीफाई नहीं कर सके थे कंसर्निंग दोज इन्वेंट्री क्वांटिटीज बाय ऑर्डर। Since opening inventories affect the determination of result of operation, we were unable to determine whether adjustment to result of operation and opening might be necessary for 2000 की बात हो रही है, क्योंकि हम 2000 का ओपनिंग बैलेंस वेरीफाई नहीं कर सके थे। इस वजह से हमने क्या किया, आर ऑडिट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पीरियड एंडेड 2000 वाज मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। हमने उस साल को, पिछले साल को मॉडिफाई किया। अब यहाँ पे एक मिनट रुकें, अभी आगे पढ़ने से पहले मुझे बताएं, हमने लास्ट ईयर, एक बड़ा ये बहुत बारीक पॉइंट सेटल करूंगा मैं, मुझे बताएं लास्ट ईयर हमने ओपिनियन, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आईएसए 510 लगाया होगा, या हमने आईएसए 510 की इलस्ट्रेशन 1 के मुताबिक मॉडिफाई किया होगा, या लास्ट ईयर स्प्लिट ओपिनियन दिया होगा, क्योंकि लास्ट ईयर की बात हो रही है, यानी लास्ट ईयर के हमारा करंट ईयर था, तो हमने 510, क्योंकि हम उस साल की लास्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें कि हमने उस साल की ओपनिंग इन्वेंट्रीज को वेरीफाई नहीं किया, लेकिन आज हम अगले साल में आ गए। आप गौर कीजिए, आर ओपिनियन ऑन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल्सो मॉडिफाइड, करंट को भी मॉडिफाई कर रहे हैं, क्यों? Because of the possible effect of this matter on the comparability of current period figures and corresponding figures। क्यों? गौर करें, लास्ट ईयर ओपनिंग इन्वेंट्री वेरीफाई नहीं हुई, लेकिन लास्ट ईयर की क्लोजिंग तो वेरीफाई हुई। लास्ट ईयर की क्लोजिंग वेरीफाई, इसका मतलब इस साल की ओपनिंग और क्लोजिंग तो ठीक है, इस साल के ओपनिंग क्लोजिंग में तो कोई मसला नहीं है, लास्ट ईयर की ओपनिंग में मसला था, लास्ट ईयर के प्रॉफिट लॉस में मसला था। तो इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल लास्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल से, ऑल्दो इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल बिल्कुल सही है, लेकिन वो लास्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल से शायद हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल्स को लिमिटेशन थी, उसकी ओपनिंग इन्वेंट्रीज हम वेरीफाई नहीं कर सके थे। एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मेंशन कर देता हूँ इस इलस्ट्रेशन के ऊपर, जो आपने गौर करना है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी यहाँ स्प्लिट ओपिनियन क्यों नहीं है, आईएसए 510 वाली इलस्ट्रेशन 1 और इसमें क्या फर्क है। इस इलस्ट्रेशन के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, वो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ लास्ट ईयर की बात हो रही है। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ करंट ईयर हमने क्वालिफिकेशन पढ़ी इलस्ट्रेशन 1 या 2 ऑफ आईएसए 510 के अंदर। यानी बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये कहते हैं कि सर जब हमने 510 पढ़ा तो वहाँ हमने कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स को क्यों क्वालिफाई नहीं किया, वहाँ चूंकि हम करंट को ही क्वालिफाई कर रहे थे तो इसलिए कोई जरूरत नहीं थी। अब ये देखें, आज जो हम बात करें ना, लास्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्रीज की बात कर रहे हैं, 510 में उस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री की बात कर रहे थे। तो ये आपने जब आप रिवाइज करेंगे ना, चीजें देखेंगे, ये मैंने आपको एक फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से रेलेवेंट एक चीज आपको एक हिंट दे दी है, इन लाइंस पे सोचना कि वाई
illustration 1 and 2 of 510 and this illustration of 710 is different, क्योंकि apparently लगता है भाई वहाँ भी ओपनिंग इन्वेंट्री वेरीफाई नहीं हुई, यहाँ भी ओपनिंग इन्वेंट्री वेरीफाई, तो फर्क क्या है, वो हम और तरह से क्वालिफाई करें, नहीं बहुत फर्क है। 510 के अंदर करंट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्रीज की बात हो रही है, 710 वाली illustration 2 में लास्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्रीज की बात हो रही है, तो कंपेरेबिलिटी का इशू आ रहा है। 510 के अंदर तो करंट ईयर के अंदर ही मसला आ रहा है कि भाई वो करंट ईयर के हमारे प्रॉफिट और लॉस जो है वो ठीक नहीं है। कंपेरेबिलिटी का मतलब ये है, बिल्कुल ये पॉइंट भी क्लियर करना चाहिए। सपोज 2000 हम 19 और 2018 सेल्स 180, कॉस्ट ऑफ सेल्स 80 और यहाँ 70 आ। आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल कैसे बनती है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऐसे बनती है, ओपनिंग ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग। इसमें से ये ओपनिंग लिमिटेशन ऑन स्कोप, इसका पता नहीं है, जब इसका पता नहीं है तो फिर ये 70 का भी पता नहीं है ठीक है कि नहीं। ये 80 तो ठीक है क्योंकि इसका ओपनिंग भी वेरीफाई हुआ है, परचेजेस भी हैं, क्लोजिंग, इसकी परचेजेस क्लोजिंग, इसके वेरीफाई ना होने से इसका नहीं हमें पता। अब ये 80 आ रहा है, ये 70 है, तो हम ये कह रहे हैं ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। इसके सामने 80 के सामने हम 70 लेके रहे हैं, हम कह रहे हैं 80 इसलिए ठीक नहीं क्योंकि इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते लास्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि लास्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल पे हम श्योर नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री वेरीफाई नहीं कर सके थे। तो ये जो एक पोर्ट्रे हो रहा है ना कि इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल लास्ट ईयर से 10 रुपए से बढ़ गई है, ये कंपेरेबल नहीं है। जिस तरह सेल्स दूसरे से कंपेरेबल है, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल, इसी तरह फिर प्रॉफिट भी कंपेरेबल नहीं होंगे, ना ग्रॉस प्रॉफिट होगा ना नेट प्रॉफिट होगा। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभी मुझे लग रहा है और अल्लाह करे आपको अच्छी तरह समझ जाए, लेकिन ये प्रॉब्लम फिर उठेगी आपको जब आप दोबारा से इस पर खुद माइंड अप्लाई। तो मैंने वो प्रॉब्लम जो आपकी उठेंगी उनका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया, अर्लियर दे दिया कि 510 एक और कॉन्टेक्स्ट में है। अच्छा, जवाब क्या लिख रहे हैं, करंट ईयर ओपिनियन इज मॉडिफाइड ड्यू टू, जवाब नहीं, दोनों केसेस के अंदर पहली चीज आ जाए ओपिनियन करंट ईयर का मॉडिफाई होगा, चाहे 510 हो चाहे ये 700 हो, दोनों में हम मॉडिफाइड करंट ईयर को कर रहे हैं, बट रीजन डिफरेंट है। 710 में हम करंट ईयर को क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कंपेरेबिलिटी ऑफ करंट ईयर इंफॉर्मेशन विद कॉरेस्पॉन्डिंग। 510 के अंदर हम स्ट्रेट करंट ईयर को इसलिए मॉडिफाई कर रहे हैं कि करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस ही ठीक नहीं। तो ओपिनियन दोनों केसेस के अंदर करंट ईयर, बट रीजन डिफरेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, तो इसके ऊपर आपने जरा ध्यान से सोचना। तो ये हमने पढ़ा इलस्ट्रेशन 2। अब ये आपके सामने था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर या मॉडल हमारा कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स कि लास्ट ईयर ऑडिट हुआ है तो क्या करना है, लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ तो क्या करना है। लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट में कोई मैटर हाईलाइट नहीं हुआ, करंट ईयर ऑडिट करते हुए हाईलाइट हो जाए तो क्या हो सकता है। लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट में ऑलरेडी मॉडिफिकेशन लगी थी, करंट ईयर में मॉडिफिकेशन रिजॉल्व हो जाए तो क्या करना है, वो मॉडिफिकेशन स्टिल रहे तो क्या करना है, और वो मॉडिफिकेशन करंट को भी खराब कर रही है, लास्ट ईयर को कर रही है तो क्या करना है, और वो मॉडिफिकेशन सिर्फ लास्ट ईयर को खराब कर रही है, करंट ईयर को नहीं कर रही है तो क्या करना है। हर सूरत में याद रखें कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में करंट ईयर को ही आपने उड़ाना है, लेकिन रीजन डिफरेंट हो जाएगा, या कंपेरेबिलिटी होगी या फिर आप सिंपल कहेंगे भाई इस साल में भी खराबी है लास्ट ईयर में भी खराबी है। तो illustration 1 and 2 needs to be looked at very carefully and to be compared with ISA 510 illustration 1 and 2। मैं फिर ये हाईलाइट कर दूं, यहाँ मैंने illustration 2 के ऊपर जो बनाया है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि 510 के अंदर करंट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री में मसला है, और ये जो हम 710 वाली पढ़ रहे हैं इलस्ट्रेशन 2, इसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री में मसला है, बट वो लास्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री। इसलिए कुछ लोग कहते हैं सर 710 में स्प्लिट ओपिनियन क्यों नहीं है, या 510 में हम कंपेरेबिलिटी की क्यों नहीं बात करें। 510 में कंपेरेबिलिटी की क्या बात करें, वो करंट ईयर ही खराब हो रहा है। तो कंपेरेबिलिटी तो तब होती है जब
करंट ईयर में अदरवाइज प्रॉब्लम ना हो, बट कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में प्रॉब्लम की वजह से वो कंपेरेबल ना हो। ये बहुत बारीक बारीक पॉइंट है। आई एम स्टिल नॉट 100% श्योर, बट आई एम होपिंग अगेंस्ट होप, और मुझे लग भी रहा है कि आपने इस पॉइंट को एटलीस्ट अप्रिशिएट कर लिया, एक्नॉलेज कर ली है, बट इट विल टेक सम टाइम फॉर यू गाइस टू डाइजेस्ट इट प्रॉपरली। बट मैंने आपको लाइंस दे दी हैं, हिंट दे दी हैं, बता दिया है, डिफरेंसेस भी हाईलाइट कर दिए। आपने इसको मैच्योर कर, आपने इस चीज़ को अपने जहन में अच्छी तरह से बिठाना है, कंफ्यूजन नहीं लेनी। और ये फर्स्ट टाइम में नहीं होता, फर्स्ट टाइम में नहीं होता। मुझे भी इसमें टाइम लगा था समझने में, चीज़ों को सेटल करने में। आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये हो जाएगा इंशाल्लाह। सो जनाब, ये हमने देखा कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में। अब हमें जाना है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले मॉडल के लिए, और उसके लिए हमें जाना है अपने नोट्स की स्लाइड नंबर 2 में। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर हमने प्रीवियस पेज पे कर लिया। अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बेसिक रूल क्या था? कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में हमने सिर्फ करंट ईयर पे फोकस करना है। लास्ट ईयर को सिर्फ तब हाईलाइट करना है जब लास्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम हो और वो एज ऑफ द रिपोर्टिंग डेट रिजॉल्व ना हो। अगर आखिरी दिन भी वो रिजॉल्व हो जाए ना, हमने चुप हो जाना है, लास्ट ईयर के बारे में चुप साध लेनी है, क्योंकि उसमें कोई मसला नहीं। इशा की अजान हो रही है, 1 मिनट के लिए वेट करते हैं फॉर इशा प्रेयर। सिर्फ अजान के लिए हम वेट करते हैं। अच्छा जी, चलें आए, लेट्स हैव अ गो एट कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल। तो मैं आपको बता रहा था कि बेसिक रूल कंपैरेटिव फाइनेंशियल में लास्ट ईयर सही है, गलत है, जो कुछ मर्जी है, हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में
लास्ट ईयर के ऊपर भी ओपिनियन देना है, और 99% केसेस में वो वही होगा जो लास्ट ईयर के ऑडिटर ने दिया होगा, अनलेस एंड अनटिल like in corresponding figures we find something about last year figures. अगर हमें लास्ट ईयर के बारे में कुछ मिल जाए और उससे हमारा लास्ट ईयर के बारे में जो पब्लिश ओपिनियन उससे चेंज हो, तो फिर हमें उसको अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन इसका देखें, हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि लास्ट ईयर पे यूएस के अंदर लास्ट ईयर पे ऑडिट सिर्फ करंट ईयर का होता है, ओपिनियन पिछले साल का भी देना है। क्योंकि वो आइडिया ये है कि एक अगर आप 2019 के साथ 18 की फिगर भी लगा रहे हैं, तो यूजर हैव अ राइट टू नो द ओपिनियन अबाउट 2019 एज वेल, 18 एज वेल। उसको 2000 पाकिस्तान में देखें, अगर हमें ये देखना हो कि 2018 के ऊपर क्या ओपिनियन दिया था, तो पिछले साल के ऑडिट रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। बट मैं समझता हूँ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस लिहाज से बेहतर है कि आपको हर साल के बारे में ओपिनियन लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट में मिल रहा है कि भाई 19 पे ये है, 18 पे ये है। और लेकिन ऑडिट करंट ईयर पे होगा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम पिछले साल का ऑडिट भी करना शुरू कर देंगे, वो कोई भी नहीं होगा। उस हद तक तो लास्ट ईयर को कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में भी चेक करना है, प्रॉब्लम ना हो तो सिर्फ चुप रहते हैं, इस दफ़ा बोल देना है। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट टू द फैक्ट दैट वी हैव टू एक्सप्रेसली स्टेट कि हाँ भाई लास्ट ईयर का ओपिनियन भी ठीक है। तो उसकी हमें ऑडिट करंट ईयर पे करना है, चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर है चाहे कंपेयर है। ऑडिट एक साल का ही हो रहा है, सिर्फ पिछले साल का ओपिनियन समझने कॉपी पेस्ट करना है, अनलेस एंड अनटिल वी फाइंड समथिंग ऑन द कॉन्ट्रेरी। तो फिर जाहिर है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में भी प्रॉब्लम नजर आए तो हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता था, यहाँ पे भी हम एक्शन लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वही दो तीन रूटीन की चीज़ें कि आप कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मॉडल है, तो जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि आपने करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो ओपिनियन जैसे हम देते हैं वैसे ही देंगे, ये करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लहजा बात होगी। अगर पिछले साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल कह रहे हैं, अगर वो अनऑडिटेड हैं तो 5, 10, 3 एंड 3 लगेगा। बिल्कुल उसी तरह अदर मैटर सेक्शन या कैम सेक्शन। अब ये बातें डिफरेंट पैराग्राफ में लिखी है, मैंने इक्विवेलेंट का साइन डाला है कि इसका मतलब है कि जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में लिखा हुआ था वो दूसरे पैराग्राफ थे, पैरा 14 और पैरा A8, वो ही बात दोबारा से पैरा 19 और A13 में लिखी है रिगार्डिंग कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक हो गया। इसी तरह अगर पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुई हैं, और अगर तो हमने ही ऑडिट की हैं, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, जिस तरह कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में भी कोई मसला नहीं था। लेकिन अगर दूसरे ऑडिटर ने किया है तो फिर हमारे लिए दोबारा 5, 10, 3 एंड 3 लगाना है। और कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में हमने पढ़ा था कि 3 बातें करनी है अदर मैटर सेक्शन बना के। यहाँ पे भी उसी तरह है, यहाँ पे थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन होगी, वो हम थोड़ी देर में बाद में बात करते हैं। बट सिंपल पहले बात यहाँ पे भी अदर मैटर सेक्शन बनेगा, यहाँ पे भी अभी तक ये आगे ब्रैकेट में ज़रा इसको ठीक कर लीजिएगा, ब्रैकेट में ये यहाँ वो 3 जरूर लिख लीजिएगा, ये ब्रैकेट आगे से थोड़ा सा डिपेंडेंट डज नॉट इशू टू अदर मैटर सेक्शन 3। 3 बातें, ये वही 3 बातें हैं जो पीछे हमने पढ़ी थी कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर हु एक्सप्रेस्ड एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, या अगर क्वालिफाइड था तो रीजन भी देनी पड़ेगी, और उसकी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या थी। ये जो दूसरा सिनेरियो ना, ये अभी हम जरा लेटर ऑन देखेंगे। तो यहाँ तक तो तकरीबन चीज़ें सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं रिगार्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स हों या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बाकी चीज़ें अभी हम यहाँ पे देखते हैं। बिल्कुल होता है अब्दुल्ला, बिल्कुल सही कह रहे हैं 3 ईयर्स, बल्कि यूएस के अंदर होता है। यूएस के अंदर आप कोई भी, मैंने आपको कहा ना, आप जरूर अकाउंट्स को देखिएगा, उसमें जो स्टेटमेंट ऑफ यूएस के अंदर ना जो भी लिस्टेड एंटिटी है उसके जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो 2 ईयर्स की बनती है, और जो इनकम स्टेटमेंट या टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ना स्टेट, वो 3 साल की बनती है। तो वहाँ पे ऑडिटर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे 2 सालों का ओपिनियन दे रहे हैं और इनकम स्टेटमेंट या टोटल 3 सालों का। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल एंड यूएस इज द एग्जाम्पल, वहाँ 2 साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, 3 साल की इनकम स्टेटमेंट। पाकिस्तान में तो दोनों ही दो हैं, और जो लास्ट ईयर है वो वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग
अच्छा जी, और अब आते हैं हम अपना मेन काम शुरू करते हैं। लास्ट ईयर ऑडिट हुआ, हमने किया, किसी और ने किया, एंड एज पर प्रायर पीरियड ऑडिट रिपोर्ट, लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट है अनमॉडिफाइड। लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट है अनमॉडिफाइड। अच्छा जी, अनमॉडिफाइड है। आपने अब करंट ईयर ऑडिट कर लिया, आपको अनमॉडिफाइड सही लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी अनमॉडिफाइड भी थी एंड यू स्टिल थिंक कि भाई वो अनमॉडिफाइड ही सही है। तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में याद करें, जब हम इस सिचुएशन में फार लेफ्ट स्टेज पे पहुंचे थे तो हमने क्या कहा था कि आपने लास्ट ईयर का कोई जिक्र नहीं करना, लेकिन इस दफा तो फर्क है, आप ओपिनियन देंगे। कौन सा ओपिनियन देंगे? वही सेम ओपिनियन एज प्रीवियस, यानी पिछले साल के ऊपर आपका वही ओपिनियन होगा जो पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट में होगा, जो कि है अनमॉडिफाइड। आप कहेंगे कि लास्ट ईयर जो है वो ट्रू एंड फेयर है, 2000 के ऊपर भी आप कहेंगे कि वो ट्रू एंड फेयर। तो सेम ओपिनियन होगा जो लास्ट ईयर ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक था, जो कि अनमॉडिफाइड। इसके साथ मैंने स्टार 1 लगाया है। स्टार 1 को भी हम थोड़ी देर में एक्सप्लोर करेंगे, ये स्टार 1 जब इस सिनेरियो में आएंगे, और फिर उसके साथ इलस्ट्रेशन 4 पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन 4 यहाँ के लिए भी एप्लीकेबल होगी और ये स्टार 1 जो कि अभी हमने देखा इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो कंपैरेटिव में तो चीज़ सही भी हो लास्ट ईयर तो भी बतानी है कि ठीक। तो ये बेसिक फर्क होगा। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में अगर लास्ट ईयर की चीज़ आखिरी मोमेंट पे ठीक हो जाए, हमने अपने जो लिप्स हैं वो जिप कर लेने हैं, सी लेने हैं, हमने कोई एफिशिएंट भाई हमने बताया था गलती निकली, मैनेजमेंट ने ठीक कर ली तो अब ये ठीक है, नहीं, चुप, बस ठीक है तो ठीक है। लेकिन यहाँ तो आपको ठीक है तो भी कहना ठीक है। आगे चलते हैं जी। लास्ट ईयर अनमॉडिफाइड था, करंट ईयर में अब आप ऑडिट करते हैं, आपको लगा नहीं लास्ट ईयर में कुछ मसला हो गया, न्यू डिस्कवरी ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है। ये जो है ना न्यू डिस्कवरी इन करंट ईयर, ये करंट ईयर का मतलब ये कि आपने करंट ईयर में डिस्कवर किया है मिस स्टेटमेंट को, कहाँ? पिछले सालों में। तो इस साल में चूंकि हम बात कर रहे हैं लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर के बारे में आपको मिस स्टेटमेंट मिल गई करंट ईयर, जिसका हमने कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में। अब यहाँ पे क्या होगा, अब गौर करें। अगर तो जाहिर है जब आपको पिछले साल वैसे जो इशूड रिपोर्ट थी उसमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन था, आपको पिछले साल के बारे में करंट ईयर ऑडिट करते करते पिछले साल के बारे में कुछ प्रॉब्लम नज़र आ गई, आप मैनेजमेंट के पास जाएंगे, डिस्कस करेंगे। उसी तरह प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड हो गई या रिवाइज हो गई, और प्रेडेसेसर ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट री इशू कर देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इसी जगह पे हमने कॉरस्पॉन्डिंग फिगर करा था। रिवाइज हो जाती है, री इशू हो जाती है, IS8 की बात नहीं हुई, रिवाइज हो जाती है, री इशू हो जाती है, और पुराना ऑडिटर पिछले साल के ऊपर नई ऑडिट रिपोर्ट भी री इशू कर देता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनने लगा। मैंने एज ए करंट ईयर ऑडिटर इस साल की ऑडिट रिपोर्ट में जो ओपिनियन देना है उसमें सिर्फ करंट पीरियड, ये जरा डार्क कर लीजिएगा, करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना। माय रिपोर्ट, माय ओपिनियन विल ओनली टॉक अबाउट करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी बड़ी अजीब सी बात लगती है, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कंपैरेटिव में हमें जो मर्जी हो लास्ट ईयर के बताना है, लेकिन यहाँ पे आके हम कह रहे हैं कि सिर्फ करंट ईयर पे बात करें। ये बड़ा कंफ्यूजन है। अब ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। ISA 710 ने ये कहा कि अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडल है और पिछले साल का ऑडिटर, मैनेजमेंट पिछले साल के अकाउंट्स रिवाइज कर रही है, री इशू कर रही है, पिछले साल का ऑडिटर पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट भी री इशू कर रहा है, तो मे बी दिस इज द राइट टाइम के ये दोनों काम, करंट ईयर के फाइनेंशियल भी और लास्ट ईयर के जो रिवाइज हैं, ये आप इकट्ठे एट द सेम टाइम इशू कर रहे हैं। मतलब क्या है